हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो हमारी लास्ट होने वाली है एसटीएल के ऊपर। जितने भी बचे हुए एसटीएल हैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। लास्ट किस हिसाब से होने वाली है, तो थ्योरेटिकल पार्ट के हिसाब से ये लास्ट होने वाली है, जिसमें मैं कोई भी एसटीएल तुम्हें समझाऊंगा कि क्या उसका स्ट्रक्चर है और क्या क्या उसके यूजेस हैं। इसके बाद जितनी भी वीडियो एसटीएल पे मैं डालूंगा वो सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। हम डिफरेंट क्वेश्चन हर एक एसटीएल पे ज़रूर करेंगे ताकि उसको अच्छे से तुम समझ पाओ और कब कौन सा एसटीएल यूज़ करना है किस क्वेश्चन में, तो उसको तुम्हारा थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन में हमें कौन सा एसटीएल यूज़ करना है। ये चीज़ तुम्हें समझ आ जाए तो उसके लिए हम सारे वीडियोस क्वेश्चन के ऊपर ही बनाएंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी इन बातों को ध्यान से सुने। पहली तो ये बात है यार कि परसों मैं एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ 10 बजे, जिसका टॉपिक होगा रोड मैप टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा तुम्हें कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में करना चाहिए, किस टॉपिक में कितना टाइम लगाना चाहिए और कैसे किस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए। और उस लाइव सेशन में हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एक डायफेंटाइन इक्वेशन का होगा और एक टोशन फंक्शन का होगा। ये दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे, बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट करी, तो मैं इन पे क्वेश्चन उस लाइव सेशन में ही डिस्कस कर लूँगा। तो ये लाइव सेशन प्लीज़ सबको अटेंड करना। जिसको रोड मैप नहीं देखना हो तो वो थोड़ी बाद अटेंड कर सकता है या फिर बाद में वीडियो देख सकता है लाइव सेशन की, स्किप करके वो वाला पार्ट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक बार ही तुमने थियोरेटिकल पार्ट दोनों एल्गोरिदम्स का देख लिया है, लेकिन उस पर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पार्ट को ज़रूर सभी देखें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि ऊपर मैंने एक पोल बनाया है, तुम पे आ गया होगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो वो पोल क्या है, तो बेसिकली हम एक कॉन्टेस्ट रखवाने वाले हैं एसटीएल के ऊपर। तो कॉन्टेस्ट में कुछ 6-7 क्वेश्चन होंगे और उन 6-7 क्वेश्चन को मैं एडिटोरियल में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली बात तो कॉन्टेस्ट सभी लोग दें, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या मैं बोलने वाला हूँ कॉन्टेस्ट से रिलेशन में, तो वो ये बात है कि मैं वो 6-7 क्वेश्चन तो डिस्कस करूँगा ही, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम सिर्फ वही 6-7 क्वेश्चन एसटीएल के ऊपर करना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि हम पूरे हफ्ते इन 6-7 क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए और भी क्वेश्चन एसटीएल के देखें। मतलब इस पूरे हफ्ते बाकी की जितनी वीडियोस हो वो सारी एसटीएल के बेस्ड हो। तो अगर इस बात से तुम एग्री करते हो तो ऑप्शन 1 पे क्लिक करना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कॉन्टेस्ट वाली वीडियो में अगर हमने 6-7 क्वेश्चन कर लिए एसटीएल के और तुम आगे वाले टॉपिक पे प्रोसीड करना चाहते हो जो कि बिट मैनिपुलेशन है, तो ऑप्शन 2 पे प्रोसीड करना। जिस भी ऑप्शन का मेजॉरिटी होगा यार उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यार वोट ज़रूर करना, वरना ये ना हो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कुछ और चाहती हो लेकिन उन्होंने वोट नहीं करा तो इस वजह से कुछ और हो जाए। सो यार ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। तो आज के टॉपिक हमारा है स्टैक क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू। सबके मैं फ़ायदे बताऊंगा और कुछ नुकसान होंगे तो वो भी बता दूंगा। कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए ये भी बता दूंगा। और सबके जो मेजर फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ भी मैं आज की वीडियो में बता दूंगा। तुम अलग से इन टॉपिक को C++ में भी दोबारा पढ़ लेना। कोई एडिशनल फीचर या इनबिल्ट फंक्शन मेरे से मिस हो गया होगा तुम वहाँ से देख लोगे। और यार जितने भी एसटीएल होते हैं उनको तुम तभी सीख पाओगे, मैं तुम्हें बेसिक करवा रहा हूँ और इनके ऊपर कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करवा सकता हूँ जिससे तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन समझ आ जाएगी। लेकिन इसकी प्रैक्टिस, किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस तुम्हारी तभी अच्छी हो पाएगी जब इसके क्वेश्चन तुम खुद करोगे और बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। स्टैक के मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारी साइट को डिगर में डाल दिए हैं। क्यू, डी क्यू और प्रायोरिटी क्यू के भी आज रात तक सारे क्वेश्चन अपडेट हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन ज़रूर करना। सारे क्वेश्चन मैंने ध्यान से सिलेक्ट करके डाले हैं, काफ़ी अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन है। कुछ मुश्किल भी होंगे, लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल होते हैं उतनी ज़्यादा वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेके। तो प्लीज़ वो क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना। यार पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं कि स्टैक होता क्या है। तो यार स्टैक मान लो एक बकेट की तरह है तुम्हारा, जो वन साइडेड ओपन है सिर्फ, यानी कि इसमें तुम चीज़ एक तरफ से ही डाल सकते हो और एक तरफ से ही निकाल सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि अगर मान लो ये सेट के ये सारे नंबर मैं डालना चाहूँ एक एक करके, तो मैंने 1 डाला, फिर 0 डाला, 2 डाला, 4 डाला, 5 डाला, तो अब ये मेरी बकेट भर चुकी है। अब मैं अगर एक्सेस लेना चाहता हूँ किसी भी एलिमेंट का तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो अगर मान लो मेरे को 2 चाहिए इस बकेट में से, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले 5 को निकालूंगा, फिर 4 को निकालूंगा, फिर मुझे 2 मिलेगा, क्योंकि अभी ये ब्लॉक करके बैठे हैं और नीचे से निकालने का मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं।
तो स्टैक में क्या होता है, मेनली सारी ऑपरेशन हम टॉप के एलिमेंट पे करते हैं। अगर टॉप से नीचे वाले एलिमेंट पे हमें जाना होता है तो हम टॉप को रिमूव करते जाते हैं जब तक हमें जो एलिमेंट चाहिए वो मिल ना जाए। तो स्टैक का स्ट्रक्चर बेसिक इसी तरीके से होता है, इसको तुम याद रखना है इस एग्जांपल के थ्रू हमेशा। या फिर बहुत एक फेमस एग्जांपल है प्लेट्स का। अगर तुम एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेट्स ऐसे रखते जाओगे तो अगर तुम्हें प्लेट लेनी होगी तो सबसे पहले तुम सबसे ऊपर की प्लेट उठाओगे, फिर उसके बाद ही कोई नीचे की प्लेट तुम उठा सकते हो जब सारी ऊपर की प्लेट उसकी हट जाएगी। तो स्टैक डिक्लेयर कैसे करते हैं, जो इनबिल्ट स्टैक होता है STL के फॉर्म में, तो स्टैक लिखते हैं हम, टेम्पलेट साइन आता है, जो भी तुम्हारा डेटा टाइप स्टैक में तुम जिस भी डेटा टाइप का एलिमेंट्स रखना चाहते हो वो डेटा टाइप लिखा और वेरिएबल नेम लिख देते, तो इससे स्टैक तुम्हारा बन जाता है। तो स्टैक के मेजर फंक्शंस क्या क्या यूज़ होते हैं, तो कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम पुश फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्टैक का मान लो नेम है s, तो s डॉट पुश हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर वो एलिमेंट लिख दिया तो वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है और टॉप पे रहता है अभी जब तक कोई नया एलिमेंट नहीं आ जाता। स्टैक का दूसरा मेन फंक्शन है पॉप, यानी कि रिमूविंग अ एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक। और वो एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो टॉप का एलिमेंट ही हमेशा रिमूव होता है स्टैक के ऊपर से। अगर हमें टॉप का एलिमेंट देखना हो कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है तो टॉप फंक्शन यूज़ होता है। अगर हमें ये देखना हो कि स्टैक खाली है या भरा हुआ है तो एम्प्टी फंक्शन का यूज़ होता है। तो मेनली बस यही 4 फंक्शंस होते हैं जो स्टैक के क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जो मैंने यूज़ करे हैं आज तक। ये सारे STL समझने मुश्किल नहीं है। सेकेंड बात यह है कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि इस क्वेश्चन में स्टैक लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर ये चीज़ क्लिक कर जाती है कि ये क्वेश्चन स्टैक से होगा तो फिर वही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसलिए मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वीडियो फिर बोरिंग हो जाती है। मेन सारी बातें मैं डिस्कस कर लूँगा हर एक डेटा टाइप के बारे में और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसा मैंने कहा कि स्टैक, अब तुम्हें ये प्रोसीजर मैंने बता दिया, तो स्टैक मेनली कब यूज़ हो सकता है, तुम कैसे क्वेश्चन में स्टैक को जनरली यूज़ कर सकते हो। तो यार जब भी तुम्हें क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना हो कि तुम वैल्यूज़ डालते जा रहे हो लेकिन उसके रिवर्स ऑर्डर में तुम्हें ऑपरेशंस करना हो, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू डाली है उस पर ऑपरेशन पहले करोगे और जो सबसे पहले डाली थी उस पर ऑपरेशन बाद में करोगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा तुम्हें समझ आता है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैक का बन जाता है। और जब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे या तुम क्वेश्चन करोगे जो मैंने कोड डिगर पे डाले हैं तो तुम्हारे को इसके बारे में और थोड़ा आइडिया लगेगा कि स्टैक और कैसे कैसे क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। स्टैक की सबसे बड़ी मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम सिर्फ टॉप के एलिमेंट पे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में जब हमें ज़्यादातर मिडल वाले एलिमेंट या नीचे वाले एलिमेंट पे ऑपरेशन करना हो तो उसमें स्टैक का यूज़ करना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो वो है क्यू। तो क्यू किस तरीके से होता है, मान लो ये क्यू है हमारा, एरे की तरह ही होता है, ये 2 साइड से ओपन होता है, एक साइड ये हो गई एक साइड ये हो गई, लेकिन इसमें पहला साइड सिर्फ निकलने के लिए होता है, यानी कि आगे से तुम सिर्फ एलिमेंट को निकाल सकते हो और पीछे के साइड तुम एलिमेंट को डाल सकते हो। तो क्यू में हमने क्या करा, हम पीछे से एलिमेंट डालते गए तो जो एलिमेंट हमने सबसे पहले डाला था हम उस पर सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं। तो इस वाली साइड को, आगे वाली साइड को फ्रंट कहते हैं और पीछे वाली साइड को बैक या रियर कहते हैं। ज़्यादातर बैक को याद रखना क्योंकि बैक के नाम से फंक्शन होता है क्यू में, तो बैक और फ्रंट के हिसाब से तुम याद रखना इस चीज़ को। तो क्यू को जनरली हम कब यूज़ करते हैं, तो क्यू को जनरली हम यूज़ तब करते हैं जब हमें सीक्वेंस में ऑपरेशन करना हो, कि जिस सीक्वेंस में हमें डेटा मिला है या मिलेगा, चाहे वो सीक्वेंस स्टार्टिंग में हमने कुछ इनपुट लिया हो, फिर हमने कुछ ऑपरेशन करा, फिर कुछ और इनपुट लिया, लेकिन अब फाइनली जो हमारा सीक्वेंस बना वो स्टार्टिंग और एंड वाला पार्ट, उस सीक्वेंस के हिसाब से हमें ऑपरेशन करना हो तो ऐसे क्वेश्चन में क्यू का इस्तेमाल करते हैं। इंसर्शन हमें सीक्वेंस में करना हो और डिलीशन भी हमें सीक्वेंस में करना हो तब हम क्यू का यूज़ करते हैं। तो क्यू के मेजर फंक्शंस क्या हैं, तो क्यू के मेजर फंक्शन है पुश। तो पुश में वो पीछे वैल्यू ऐड कर देता है क्यू की, पॉप में वो आगे से वैल्यू निकाल देता है क्यू से, फ्रंट हमारा ये बताता है कि सबसे आगे वाला एलिमेंट कौन सा है, बैक हमारा ये बताएगा कि पीछे वाला एलिमेंट कौन सा है। तो जनरली बैक का यूज़ हम डी क्यू में यूज़ करते हैं, ना कि क्यू में यूज़ करते हैं। तो क्यू में मेजर यही 3 फंक्शन होते हैं और एक एम्प्टी फंक्शन भी तुम कह सकते हो कि क्यू को चेक करना हो कि खाली है या भरा हुआ है तो एम्प्टी फंक्शन का यूज़ होता है। कि मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है कि यार हम पीछे
निकालने का ऑपरेशन नहीं कर सकते। यानी कि हमें अगर पीछे से एलिमेंट रिमूव करना हो या पीछे से पहले एक्सेस करना हो तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आगे से ही एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको ओवरकम करा DQ ने, जो हमारा अगला STL है। तो मेरी जनरल सजेशन यही रहेगी कि यार ज़्यादा से ज़्यादा DQ यूज़ करा करो, क्योंकि Q जो जो काम कर सकता है वो सारे काम DQ भी कर सकता है, लेकिन DQ तुम्हें एडिशनल फीचर्स देता है जो Q नहीं दे सकता है। तो DQ में क्या एडिशनल फीचर होते हैं कि तुम आगे से भी एलिमेंट को डाल सकते हो और निकाल सकते हो, और पीछे से भी एलिमेंट्स को डाल सकते हो और निकाल सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर एडवांटेज हो जाता है DQ का ओवर Q। तो किसी भी क्वेश्चन में जब तुम्हें बहुत ज़्यादा इंसर्शन या डिलीशन करना हो स्टार्टिंग या एंडिंग पार्ट से एक एरे के, तो यार उस क्वेश्चन में DQ का यूज़ होता है। जैसे कि तुम्हें एक क्वेश्चन का एग्जांपल दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, और वो क्वेश्चन थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा, तुम उसका आज ही कोड कर देना। वो कोड फोर्सेस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो DQ के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं तुम्हारे, तो इसमें सिर्फ सिंपल पुश नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बताया था तुम आगे भी कर सकते हो पीछे भी कर सकते हो। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम वैल्यू डाल रहे हो तो कहाँ डाल रहे हो। तो पुश एट फ्रंट तो फ्रंट में ये वैल्यू डाल देगा, पुश एट बैक तो बैक में ये वैल्यू डाल देगा, पॉप फ्रॉम फ्रंट तो आगे का एलिमेंट रिमूव कर देगा, पॉप फ्रॉम बैक तो पीछे का एलिमेंट रिमूव कर देगा। फ्रंट से ये तुम्हारा आगे वाला एलिमेंट बताएगा कि आगे कौन सा एलिमेंट है, बैक से ये तुम्हारा पीछे वाला एलिमेंट बताएगा कि पीछे तुम्हारा कौन सा एलिमेंट है। तो देख रहे हो कि DQ काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है Q का। Q से ज़्यादा फंक्शनैलिटी देता है, क्योंकि Q जो तुम्हें प्रोवाइड करता है चीज़ें, वो सारी चीज़ें DQ भी प्रोवाइड करता है। तो DQ एक इम्प्रूव्ड वर्जन है Q का। तो यार ये वाला वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, एलिस बॉब एंड कैंडीज डिव 2 राउंड 640 कोड फोर्सेस का ये कॉन्टेस्ट का एक डी क्वेश्चन है, मैं जिसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस क्वेश्चन को आज तुम ज़रूर ट्राई करना। क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, तुम्हें ये कैंडीज़ दे रखी होंगी जिनकी स्वीटनेस कुछ वैल्यू है। आगे से एलिस कैंडीज़ खाएगा और पीछे से बॉब कैंडीज़ खाएगा। तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है, तुम्हें ये बताना है कि किसने कितने स्वीटनेस की कैंडीज़ खाई हैं टोटल, और तुम्हारी टर्न ये कब तक कैसी चलेगी। तो मान लो एलिस ने कुछ कैंडीज़ खाई, तो जब बॉब की टर्न आएगी तो बॉब तब तक कैंडीज़ खाता जाएगा जब तक या तो ये सारी कैंडीज़ ख़त्म ना हो जाए, या वो एलिस के जितने कैंडीज़ उसने प्रीवियस मूव में खाई थी उसके स्वीटनेस से ज़्यादा कैंडीज़ ना खा ले। तो इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ तुम इस क्वेश्चन को DQ से सॉल्व करो। क्या करना, एक DQ में तुम सारे ये एलिमेंट डाल देना, फ्रंट को तुम एलिस के लिए मान लेना और बैक को तुम बॉब के लिए मान लेना। फ्रंट से तुम कैंडीज़ निकालते जाना और उसको एक वेरिएबल में ऐड करवाते जाना जब तक वो बॉब के स्वीटनेस से ज़्यादा नहीं हो जाती। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एलिस गेम स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में जो भी कैंडी वो खाएगा तो वो बॉब की स्वीटनेस से ज़्यादा होगा, और उस मूव को काउंट कर लेना। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी फिर तुम बॉब के लिए चेक करना, पीछे से तब तक वैल्यू निकालते जाना और ऐड कराते जाना एक वेरिएबल में जब तक एलिस ने जितनी कैंडीज़ खाई हैं उसके स्वीटनेस से बॉब की कैंडीज़ ज़्यादा नहीं हो जाती। जैसे ये ज़्यादा हो जाएंगी उस मूव को काउंट कर लेना और टोटल कैंडीज़ तुम सम अप करते जाना, और ये लूप तुम्हारा कब तक चलता जाएगा, जब तक ये DQ पूरा एम्प्टी नहीं हो जाता। तो इस क्वेश्चन को आज जाके ज़रूर ट्राई करना ताकि DQ का इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। इस क्वेश्चन को अगर तुम नहीं सॉल्व कर पाते हो तो इसका मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बना रखा है पहले भी, तो मेरे वीडियोस लिस्ट में तुम्हें ये क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो मैंने उसमें दे रखी है तुम वो भी देख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इसको DQ के हेल्प से आसानी से सॉल्व करो। तो यार हमने DQ बात कर ली, तो आज जो लास्ट हमारा STL के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इतनी जगह काम आता है बड़े बड़े क्वेश्चन में। इसके क्वेश्चन जनरली तुम देखोगे तो या तो D लेवल के होते हैं या तो E लेवल के होते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू क्या करता है, बेसिकली ये तुम्हारा एक ऐसा क्यू मेंटेन करके रखता है जो हमेशा तुम अगर इसका टॉप का एलिमेंट पूछोगे कि क्यू में टॉप का एलिमेंट क्या है, तो जितने भी एलिमेंट तुम्हारे प्रेजेंट होंगे उस समय क्यू के अंदर, उनमें से जो तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो हमेशा तुम्हारा टॉप का एलिमेंट होगा प्रायोरिटी क्यू के ऊपर। प्रायोरिटी क्यू बेस्ड होता है हीप के इम्प्लीमेंटेशन पे। ये क्या है इसके बारे में तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी क्यू का मेजर एडवांटेज क्या है, ये हमेशा जो करंटली प्रेजेंट हैं क्यू के अंदर एलिमेंट्स, उनका
मैक्सिमम तुम्हें हमेशा बता के दे देगा। तो प्रायोरिटी क्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा मैक्सिमम देता है। लेकिन मान लो अगर हमें किसी क्वेश्चन में मिनिमम चाहिए हो, कि हमेशा हम चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं हमारे, तो उसका मिनिमम क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जो हम प्रायोरिटी क्यू में यूज़ करेंगे। तो उसको यार इस प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं एक बारी। मैं क्या कहता हूँ कि एक एरे है मेरा 9 साइज़ का, इसमें मतलब 9 एलिमेंट्स गिवन हैं। मैं एक एक करके इसके सारे एलिमेंट क्यू के अंदर पुश करूँगा। प्रायोरिटी क्यू मैंने बना ली है, इन टाइप की क्यू नाम से इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। मैं एरे के सारे एलिमेंट क्यू के अंदर एक एक करके पुश करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये टॉप का एलिमेंट प्रिंट कराए, फिर वो टॉप का एलिमेंट मैं रिमूव कर दूँ, तो एक एक करके मेरे ये सारे एलिमेंट दे देगा। तो सबसे पहले जब मैंने टॉप का एलिमेंट प्रिंट करवाया, जब इन सारे एलिमेंट्स का देखा, तो उसने 10 प्रिंट करके दिया, यानी कि मैक्सिमम इन सारे एलिमेंट्स का क्या है 10। जब हमने 10 रिमूव कर दिया तो अगला मैक्सिमम क्या है 7। अगला मैक्सिमम क्या है, तो तुम देखोगे ये एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिल्कुल सॉर्ट हो गया है, जो कि होना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा था कि अगर मेरे को मिनिमम एलिमेंट सबसे पहले चाहिए हो तो मैं क्या करूँ, क्या मेरे को इसको किसी और तरीके से बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ नहीं, तुम यही प्रायोरिटी क्यू बनाओ, लेकिन इसके अंदर जब एलिमेंट डालो तो उनका नेगेटिव डालो, और जब एलिमेंट प्रिंट करवाओ तो भी उनका नेगेटिव प्रिंट करवाओ। अगर तुम ये काम करते हो तो तुम देखोगे यार कि सारे एलिमेंट अब असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हारे सॉर्ट हो गए कि स्टार्टिंग में तुम्हारा नेगेटिव सबसे छोटा एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है तुम्हारा 1 है, तो 1 आ गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने प्रायोरिटी क्यू में क्या करा, हमने सभी एलिमेंट्स का नेगेटिव डाल दिया। तो जितना बड़ा नंबर होगा उसका नेगेटिव उतना ही छोटा होगा, और जितना छोटा नंबर होगा उसका नेगेटिव उतना ही बड़ा होगा। तो इस हिसाब से ये अभी भी हमारा मैक्स एलिमेंट ही हमें दे रहा है, लेकिन वो नेगेटिव के फॉर्म में। तो इसलिए सबसे छोटा वाला एलिमेंट ये सबसे पहले दे रहा है, और हमने यहाँ पे नेगेटिव से उसको पॉजिटिव प्रिंट करवा दिया। तो हमारा बिल्कुल सही ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें आ गई। सेट में भी तुम यही काम कर सकते हो, मैप में भी तुम यही काम कर सकते हो की के साथ, ताकि अगर तुम्हारे को असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग में करना हो तो नेगेटिव में चेंज कर दो वैल्यूज़ को। क्यू में हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया तो असेंडिंग ऑर्डर में। ये मूव काफ़ी एफिशिएंट है, इसमें कोई मेहनत की बात नहीं लगती, लेकिन बस एक ये छोटा सा लॉजिक है जो बहुत से लोगों ने पहली बार देखा होगा आज, तो मैंने सोचा ये चीज़ भी डिस्कस कर ली जाए। यार मैंने सारे STL डिस्कस कर दिए हैं, लिंक लिस्ट को छोड़ के। लिंक लिस्ट मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि मोस्टली तुम देखोगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कभी भी लिंक लिस्ट का क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर 10-20 से ज़्यादा जने कमेंट करते हैं कि लिंक लिस्ट पे भी वीडियो उनको चाहिए, मैं तभी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं लिंक लिस्ट के पार्ट को कवर नहीं करूंगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जनरली नहीं आता। वो मेजरली सिर्फ इंटरव्यू के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो भी बहुत बहुत रेयरली ही वो टॉपिक आता है इंटरव्यूज़ में। तो यार जो भी मैंने बातें बताई थी स्टार्टिंग में, जिन्होंने अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुन लो यार। मैंने एक पोल बनाया है, ऊपर आई बार में वो पोल होगा। ऑप्शन 1 ये है तुम्हारे पास कि तुम चाहते हो ये पूरा वीक हम STL को ही दें, इसके और क्वेश्चंस करें। जो मैं कॉन्टेस्ट रखूँगा 6-7 क्वेश्चंस का, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बावजूद भी और भी क्वेश्चन मैं STL पे करवाऊँ, प्रायोरिटी क्यू, मैप, सेट, इन पे ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊँ और पूरा वीक हम STL पे निकाल दें। ऑप्शन 2 तुम्हारे पास ये है कि हम STL पे सिर्फ कॉन्टेस्ट वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करें, और आगे जो बिट मैनिपुलेशन टॉपिक है उसके साथ मैं वीडियो लेक्चर्स बनानी स्टार्ट कर दूं। तो यार जैसे ही इस वीडियो को तुम देखते हो प्लीज़ वोट करना मत भूलना। जिसका मेजॉरिटी ऑफ वोट होगा, 2 दिन तक मैं वेट करूंगा, आज और कल मैं देख लूँगा किस पोल की ज़्यादा मेजॉरिटी है। जिस पोल की ज़्यादा मेजॉरिटी होगी मैं उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।